मैं आपका पहला रेस्क्यू कैसे हुआ था ये भी सुनूंगा, लेकिन कहते हैं कि हाँ। हर इंसान इस दुनिया में किसी एक उद्देश्य के लिए आता है। हाँ। आपको लगता है कि आप इस उद्देश्य के लिए आई हैं? हाँ, भेजा मुझे इसलिए शायद, क्योंकि और कुछ मैं सोच ही नहीं पाई, पलट नहीं पाई कभी वहां से। कभी ये नहीं मन में आया, लोग पूछते हैं आपके पॉडकास्ट से भी पूछते हैं सब कि आपको लगा नहीं कि लोग क्या कहेंगे? नहीं लगा कभी। मैं भी पूछना चाहता था। हाँ, नहीं लगा कभी, यही नहीं लगा कि बदनामी हो जाएगी। एक तो बैकफुट पे ये था कि मेरे पति की मुझे बहुत सपोर्ट थी, तो मुझे इसलिए नहीं लगा कि वो ना कहे मुझे, बस, है ना। हाँ, इंसान दुनिया से पहले अपने घर में हारता है। घर में हारता है। और मैंने एक चीज फिक्स कर रखी थी कि मैं 10 to 5 बिल्कुल एक ऑफिशियल वर्क की तरह करती थी, कि मैं 5 बजे के बाद मैं अपने किसी वॉलंटियर को नहीं रोकती थी। और मेरे रात के रेस्क्यू मुश्किल से 1 या 2 होंगे। ओके, सारे रेस्क्यू दिन में किया। हाँ, क्योंकि मैं सुबह का वक्त मेरे बच्चों का और शाम का वक्त मेरे बच्चों का, वो मैंने कभी उनसे वो नहीं किया। और मैं सोचती हूँ शायद उन महिलाओं के आशीर्वाद से मेरे बच्चे बहुत कामयाब हैं। और मतलब मैंने बिल्कुल तय कर लिया, मेरे यहाँ कोई फंक्शन हो, कोई फैमिली, कुछ भी हो, मुझे पूरी तरह से उसमें रहना है, कतई मुझे फिर देखना नहीं है। लेकिन वहां से मैं गाफिल कभी नहीं हूँ, कभी ये नहीं सोचा कि मैं इग्नोर कर दूं, हो नहीं पाया। मतलब एक महिला को हम कहते भी है ना कि बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं। हाँ। हम लोग हाउस वाइफ या होम मेकर्स को ये सोचते हैं अरे घरेलू कामों में है, लेकिन उनसे अच्छा मैनेजर कोई नहीं, क्योंकि उन्हें बच्चों के स्कूल का टिफिन भी पता है और उन्हें ये भी पता है कि मुझे रात में क्या बनाना है। उससे अच्छी कोई मैनेजर नहीं होती है। तो ये खूबी आपके अंदर थी। आप पहला रेस्क्यू का आपने जिक्र किया, फिर मैं इसके आगे और बहुत पॉइंटर्स हैं जिन पर मैं बात करना। पहला रेस्क्यू क्या था? पहला ये हुआ कि वो मेरा खुद का रेस्क्यू शायद नहीं था, क्योंकि उस लड़की ने मुझसे खुद संपर्क किया। अच्छा। और उसको वहां 15 साल हो चुके थे। ओके। तो उसने मुझे ये कहा कि आप बच्चों को पढ़ाती हो, आती हो, कभी ये भी कर सकोगी कि हमारी जैसी किसी को यहाँ से निकाल दो। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब तक सब बंद था। अच्छा, अब तक आपको ये दिमाग में नहीं था कि मैं किसी को रेस्क्यू करूं? ना, आप सिर्फ वहां पर जाके पढ़ाना, जानना, इतने तक और उनको ढूंढना, बस। ओके, कुछ नहीं था। और ये एक वो तो रहती थी फांस की, कैसी लड़कियां रह रही हैं, क्या करूं मैं इनके लिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकती मैं तो। और जब उस लड़की ने कहा तो मुझे वो शब्द उसके आज तक भी याद है। मुझे लगा कि जैसे एक आदमी, मतलब सब चीज खुल गई जी, एकदम से मेरा रास्ता मिल गया। हाँ, कि मुझे यही तो करना। हाँ, अरे मैंने कहा निकलना चाहती हो? बोली हाँ। तो मैंने कहा निकल जाओ। बोले नहीं निकल सकते। फिर आप तो हो, आप एक कस्टमर भेजो। उसी ने मुझे रास्ता बताया, एक कस्टमर भेजो, मुझ पर अब इनका भरोसा है, रात को मुझे बाहर ले जाए, रात को भेज देते हैं अब ये हमारे जैसी कुछ लड़कियों को, रात का पैसा जमा कर जाओ। और उस समय आधार कार्ड तो होते नहीं थे, लेकिन अपना कुछ एक प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे अपनी गाड़ी का कोई लाइसेंस, जिससे कि आपकी पहचान रख लीजिए, वो देनी पड़ेगी आपको। और 1000 रुपये उस जमाने में जमा करने पड़ेंगे। 1000 बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी हमने अरेंज किए, सबने मिलजुल के पैसे इकट्ठा किए, एक बंदे को वहां भेजा। उससे पहले हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया, क्योंकि उसकी शर्त ये थी कि मेरी बेटी कहीं है। एड्रेस दिया उसने हमें। ओके। और वो काफी दूर था वो एड्रेस, तो वो पहले आएगी तो मैं रुकूंगी, नहीं तो मैं सुबह ही आ जाऊंगी। बड़ी कठिन बात थी, और दोबारा कभी नहीं निकलूंगी फिर, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया, और उस समय इतना खराबी नहीं थी। मुझे लगता है कि उसमें बहुत कोऑपरेटिव लोग थे, बहुत कोऑपरेट करते थे। मतलब मैं ऐसे भी उनके साथ मगजमारी करूं तो हो जाते थे, तो वहाँ की बात मत करो और कुछ भी करो। तो वो सब मैंने कहा कि लड़की का ऐसे ऐसे है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से एक बंदा बाई रोड भेजा गया, रात भर का हमारे पास टाइम था, और हम सब वहीं रुके। पिन ड्रॉप साइलेंस थी हमारे बीच, बस ऐसा लग रहा था अपनी अपनी धड़कन सुन रहे हैं। और वो बच्ची हमारे पास बैठी है, उस समय उसकी 23-24 साल उम्र रही होगी, बहुत छोटी उम्र में यहाँ आ गई। और हर 8 में लगता था आ गई बच्ची, लेकिन सुबह 6 बजे तक नहीं आई। और 6 बजे उसने बवाल कर दिया कि मैं वापस जाऊंगी, मेरी लड़की मार देगी, वो मेरी लड़की को मार देंगे अगर मैं और कुछ समय रुकी। थोड़ा समझाया हमने भी, प्रशासनिक लोग थे उन्होंने भी समझाया। इस बीच क्या होता है कि शोर मचा कि उस जमाने फोन वगैरह भी नहीं थे, तो नहीं कम्युनिकेट हो पाए ना। और शोर मचा कि वो सारी महिलाएं थाने पहुंच गई कि हमारी एक लड़की का अपहरण हो गया, और ये एड्रेस है और ये आदमी लेके गया। तो खैर वो तो हमें तत्कालीन जो भी लोग थे उन्होंने कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं, कौन मुकदमा लिख देगा जब हम यहाँ बैठे, थोड़ा सा समय और दो हमें। 7 बजे लड़की आई, और 7 बजे बच्ची और माँ का जो मिलन था, उसने मुझे जैसे सारा बिल्कुल मेरा क्लियर कर दिया था मुझे कि मुझे क्या करना है। कलेजे को ठंडक पड़ गई कि मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब कुछ नहीं, अब बस हर लड़की जितना मैं निकाल सकूंगी पूरे जीवन काल, कभी वापस नहीं लौटूंगी यहाँ से, तो निकालूंगी। तो सुरक्षित है वो लड़की, उसकी शादी हो गई, मतलब उस महिला की भी जी जो थी, और अब तो उसकी बेटी की भी होगी। माँ और बेटी दोनों अब सुरक्षित जगह पर, अच्छी जगह पर। नारी निकेतन चली गई थी, उनकी शादी हुई,
आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है, और बेटी भी पढ़ लिख के अपना शादी हो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको इसका कितना पुण्य मिल रहा है, और अगर पुण्य सच में मिलता है और अगर उसका सच में फल मिलता है तो आपको कितना भगवान ब्लेस करने वाला है, शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं हूँ इसमें, मैं इसमें से मेरी बहुत IITian बहू है, मेरा IITian बेटा है, मेरे बेटे की 2 कंपनियां हैं, ये सब हैदराबाद, आपका पुण्य ही है। हाँ, और मैं कुछ नहीं दे पाई उनको, मतलब मैं समय भी नहीं दे पाई उनके पढ़ने में। मुझे तो अचानक पता लगता है कि मेरा बेटा IIT कहते हैं कि अगर आप भगवान का काम करो तो भगवान आपका काम करता है। तो आप भगवान का काम कर रहे थे, भगवान आपका काम कर रहा था। मेरा सच में। अच्छा, आपने एक बात का भी जिक्र किया था कि उस जमाने में सिस्टम इतना बुरा नहीं था ना। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पर आना चाहता हूँ। हाँ। दिल्ली के अंदर जीबी रोड, मुंबई के अंदर कमाठीपुरा, सोनागाछी एशिया की सबसे बड़ी बाजार प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए। मेरठ के बाजार का आपने जिक्र किया था, जिसमें आपने बहुत काम किया और उसे खत्म करवाने का काम किया। सिस्टम को भी तो पता है ये सब, जब मुझे पता है, आपको पता है, और एक बच्चे को पता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली की उन बाजारों से, सड़कों से सब गुजरते हैं। जैसे आपने कहा कि आप वहां से गुजरती थी और आपको कहा जाता था ऊपर मत देखो। ये दिल्ली के जीबी रोड की भी हकीकत है। क्यों सिस्टम वहां पर उन सब चीजों को देखकर अनदेखा करता है? दूसरा, जब भी आप जाती थी रेस्क्यू करने के लिए, या फिर आज के समय में आप जब जाती हैं, तो क्या पुलिस सिस्टम एक बाउंड्री वॉल बन जाता है आपके आगे? नहीं, बाउंड्री वॉल तो नहीं बनता। साथ देता है ना, साथ भी नहीं देता। अच्छा, आंख मूंद के बन जाता है। मैं तो देख ही नहीं रहा, इग्नोर तुम क्या कर रही हो, वो क्या, उनसे तो निगाहें नहीं मिला सकते, इसलिए बाउंड्री वॉल नहीं बन सकते। मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कैसे दिखाएंगे? जब हम किसी के स्टेक होल्डर हो जाते हैं, किसी के हितग्राही हो जाते हैं, तो उससे तो निगाहें चुराएंगे। आपने स्टेक होल्डर का वर्ड का यूज किया। स्टेक होल्डर मतलब कि वो सब कुछ उनकी रजामंदी से चल रहा है। बिल्कुल, उनके हितग्राही हैं, मैं तो कहती हूँ, चाहे पुलिस है, कोई भी है भाई। ये बाजार है, चाहे जीबी रोड है या कबाड़ी बाजार है जी, और यहाँ पुलिस पिकेट लगा रहे हैं। 2 पुलिस वाले लगाए आपने, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, 2 एक थाने के 2 एक थाने के। वो घूम रहे हैं पूरा दिन बंदूक टांगे घूम रहे हैं सिपाही। क्या करने के लिए? वो ये कि कोई कस्टमर जाए और उसके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, बस इसके लिए पूछा मैंने। काहे के लिए? एक होमगार्ड और एक सिपाही। अरे ये बदतमीजी कर जाती हैं औरतें, कस्टमर की सुरक्षा कर रहे हैं आप। अरे मैंने पूछा कि कस्टमर को रोकते क्यों नहीं हो? तो भैया अपने बीवी बच्चे छोड़ के अपने 2 रुपए यहाँ खर्च करने क्यों जा रहा है? बीमारी लेके आएगा, क्या करेगा? ये हमारा काम ना जी, ये नहीं है उनका काम। तो हमारे तो ना तो वो सपोर्ट बनने में आए, ना विरोध में आए। हाँ, आते थे, रेस्क्यू हो रहा है और वो आए, मैं पहले से नहीं बताती हूँ ओके पुलिस को, क्योंकि आपको सिस्टम पे भरोसा नहीं है मुझे, क्योंकि उस जगह खबर चली जाएगी। वो आए, मालकिन ने कहा, देखना सर जी हमें तो परेशान करे, देखना दरोगा जी हमें परेशान करे। मैडम, इनके यहाँ नहीं होता ये सब काम, समझने की कोशिश करो, ये नहीं करती है ये। और मैं वहीं से लड़की निकाल के हाथ में थमाती हूँ, ये क्या है? ये जबरन है, इसकी क्या हालत हो रही है, मरने को हो रही है ये, इसे देख लो। अभी कहा, अच्छा पता नहीं कहाँ, ये भी मानती नहीं है, ना समझा लो कितना। ये जवाब उनका होता है। एक सज्जन वहां रहे, सच्चो रहे, और बहुत दिन बाद में किसी दूसरे थाने में 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद थे वो। मुझे भी आइडिया नहीं था ना, मैंने नाम भी नहीं जानती थी। मैं वहां किसी काम से गई, मैं ये बताऊंगी सिस्टम का कैसा है। तो मैंने नमस्ते वमस्ते करी, मुझे लगा कि इस आदमी को कहीं देखा है मैंने। तो मैं थोड़ा सा यूं हुई असमंजस में, मैं सर आपको मैंने कहीं देखा है क्या पहले कहीं? और मैं वहां से 28 किलोमीटर दूर। हाँ मैडम, पहचान नहीं रही क्या? आप वहां रेस्क्यू करती रहती हो इतने, और हमें जाना पड़े वहां खामे, हम तो अच्छा छूट गए वहां से। ये उन सज्जन का मुझे वो था, उन्हें मैं याद थी, यानी कि तो मैं उनका सॉफ्ट टारगेट हूँ, मुझे कब नुकसान पहुंचाया जाए। और मैं ये हर आदमी की बात कह रही हूँ, मैं सिस्टम की नहीं केवल कह रही, मैं सोसाइटी की भी कह रही हूँ। जब सोसाइटी के मर्म पे जरा सी चोट करने की मैंने कोशिश की जागरूक हूं, अलार्मिंग एक बात करने की कोशिश की, तैसे ही मुझ पे हमले हुए, जैसे। और एक आदमी ऐसा नहीं था सिवा मेरे वॉलंटियर्स के जो ये कहे ये गलत हुआ, या मीडिया के। मीडिया ने तो हमेशा किया, मतलब ऐसे होता था कि आज एक खबर छप रही है कि हम पे मुकदमा हुआ, लूट डकैती मारपीट सब चीज का जी, और इस पेज पे काफी बड़ी खबर छपी, संकल्प और उनके कार्यकर्ताओं पे ये मुकदमा। दूसरे पे छपता है संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल, 17 दिन से एक लड़की को बरामद नहीं कर पाई, संकल्प ने दे दी। ये मीडिया का मैं बता रही हूँ। एक वो ताकत थी जो मेरे साथ थी, इतने साथ रही हमेशा ही, आज भी है। मगर मैं कहूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पब्लिक या रेजिडेंट वहां के, किसी ने साथ नहीं दिया। क्या कहते थे लोग जो बड़े समाज सेवी,
एक बार हमें भी दिखा के लाओ। ये शब्द मुझे चीरता था अंदर तक। वस्तु है, नौचंदी लग रही है वहां पे, क्या करने जा रहे हो? नुमाइश थोड़ी ना, नुमाइश हो रही है वहां पे, जाना है तो जा। और गए लोग, गए मेरे साथ और नीचे रह गए। हमने कहा ऊपर क्यों नहीं आए, इतनी देर हम रहे? बोले हमें तो पसीने आ गए भाई, तुम तो धड़ धड़ चढ़ गई। इनका अंतर ये है, मैंने सोचा वो माँ बहन और बेटी है, और तुमने सोचा एक औरत है। इसमें अंतर है बस, इसलिए तुम्हारे पैर ही नहीं गए। कैसे चलते तुम्हारे पैर? तुम सोच रही थी एक औरत है वहां पे। जिस दिन वो सोचना छोड़ देगा ना समाज कि वहां केवल औरत है, जिस दिन सोचेगा माँ बहन और बेटी भी है, उस दिन ये बाजार बंद हो जाएंगे। अच्छा, इस बाजार में सिर्फ जबरन लाई हुई महिलाएं ही हैं कि कहीं से किसी को किडनैप कर लिया और लाकर किसी बाजार में रख दिया, या मर्जी से भी आ रही हैं? नहीं, मर्जी से आने नहीं। कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनमें मात्र सत्तात्मक परिवार हैं और उनका पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे नाचने गाने का ही पेशा था, नाचने गाने का, देह व्यापार नहीं था बिल्कुल भी। तो वो मतलब नट होते हैं, बेड़ी होते हैं, इस तरह की जातियां जिनमें नाच गा के लोगों का मनोरंजन करने का, और शादी ब्याहों में बुलाए जाते थे कि भाई, बनारस में तो काफी टाइम तक रहा कि भाई उनको बुलाएंगे, है ना, इस तरह का रहा। तो वो महिलाएं थी, नगर वधू जो एक तरीका था पुराने समय का, पुराने समय बिल्कुल काशी में। तो वो महिलाएं आती थी यहाँ पे, और वो भी मर्जी से कि अगर किसी को 4 बेटियां हैं तो अगर 2 पढ़ना चाहती हैं या शादी करना चाहती है तो कर लो, नहीं आना चाहती है मत आओ। और बहुएं तो स्ट्रिक्टली नहीं आती इनकी, कभी आई भी मिलने यहाँ तो उनका इतना बड़ा घूंघट रहता था और उसी कस्टमर को पता होता था कि ये बहू है, इसकी तरफ तो देखना भी नहीं है। तो वो उनका सिस्टम पूरा था। लेकिन मैं 31 सालों की ऐसी प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि सब कुछ मेरे सामने बदला। मुझे एक वहाँ की वरिष्ठ बहुत पुरानी महिला थी जिनको मैं माई बुलाती थी, तो उन्होंने कहा बेटा ये इनके मुंह पे चूना लग जाता है ना एक बार, ये नहीं उतरता। तू इन्हें बनाना चाहती है घर की, वो मुस्लिम थी, घर की जीनत बनाना चाहती है, नहीं बनेंगी ये किसी के घर की जीनत, क्योंकि इनको लटकना सिखाया जाता है, इनको ये बताया जाता है कैसे आदमी को बुलाया जाएगा। ये वहां जाएंगी, इनकी शादी कर दे तो ये अपने पतियों को भी ऐसे ही बुलाएंगी। बड़ा कड़वा सच था ये। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई सभी ऐसे हो सकता है, मगर उनको तो वो ट्रेनिंग दी गई है। आपको जो, अब मान लो एक दर्जी है, उसको ट्रेनिंग तो है सिलाई करने की, और मैं उससे कहने लगूँ कि नहीं नहीं तू तो अब और कुछ काम कर, कढ़ाई कर दे, नहीं करेगा वो, उसको तो वही पता है ना। तो ये मैं उस सब की बहुत हामी हूँ कि मेरे ही सामने सब कुछ बदला है। अच्छा, जमाना बदला तो तरीके भी बदले। जब डिजिटल युग आया तो आज आप गूगल पर जाकर लिखिए एस्कॉर्ट सर्विस, आपको नंबर मिलेंगे बाकायदा, आपको वहां पर पूरे एड्रेस मिलेंगे, आप कॉल करके आराम से घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं ले सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि इन सबको देखकर भी इग्नोर कर रहा है सिस्टम। इच्छा शक्ति नहीं है ना, या ये सब हितग्राही हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, सरकारों से लेकर सिस्टम तक। देखो हितग्राही तो उस हद तक हैं कि एक बड़ी रकम इकट्ठा होती है और वो कहाँ जाती है हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि मेरे शहर में 2 थाने और दोनों की अच्छी खासी बोली लग के वहां थानेदार जाता था। अच्छा, जो उस बाजार के आसपास है? हाँ, 2 थानों बटा हुआ है। ओके। क्योंकि पहले तो वो वैसे वो वाला पैसा कमाएंगे जो दिया है चार्ज के लिए, तब वो बात कर देंगे, ऊपर भी जाएगा जो भी जाएगा। क्योंकि मेरे साथ मैं तो ऐसी चीजों की गवाह हूं कि जिनसे लोग मुझसे नाराज हैं कि मैं आईपीएस तक को मैंने उस हालत में देखा कि वो मेरे से क्या मैडम अपना भी खो दिया, हमारा भी खो दिया। सोच के देखिए। और जिसके पास में दोबारा, ये वो लोग होते हैं जिनके घर में भी बेटी है, जिनकी अभी शादी हुई थी, बहुत ज्यादा पुराने नहीं थे, और यही मतलब बच्चा भी उनको हुआ, और वो मेरे से क्या लिया आपने, क्या कर लिया आपने, जब वो दूसरी पोस्टिंग पे आए हमारे। तो उनका मुझे ये जवाब था, मैंने कहा गलती की कि मैं आपको मिलने आई, मुझे तो पता होना चाहिए था आपका, बस थोड़ा कड़वा स्वभाव है तो इसलिए, या हो गया वहां जाके तो इसलिए भुगतती भी हूँ। ऐसा भी नहीं मुझे मुकदमे होते हैं, खारिज हो जाए कोर्ट से अलग बात है, मगर पुलिस तो करती ही करती है। अच्छा, कोर्ट के लेवल पे बहुत सारे फैसले आते रहते हैं। हाँ। वैश्यावृत्ति को खत्म करने की बातें भी होती हैं। फिर कोर्ट के फैसले और धरातल पर हकीकत अलग अलग क्यों होती है? देखिए, मैं उदाहरण के तौर बताऊंगी। 2010 में सोनागाछी में एक हत्या हुई। ठीक है। ब्रूटल। वो एक कस्टमर ने, होते ना सैडिस्ट, कि बिल्कुल, अगर आपने गंगूबाई देखी हो बिल्कुल, तो वो उस टाइप का सैडिस्ट था कि जिनको मार के औरत के साथ आनंद आ रहा है। वो इस कदर मारा उसको, इस कदर मारा उसको, पता ही नहीं लग रहा था मारते मारते वो मर गई, इस तरह मारा। और जब वो मर गई तो भाग के उन औरतों ने उसको पकड़ा, जो औरत थी,
मालकिन देखिए इंसान है वो भी, जो लड़की उनके पास रह रही है वो माँ की तरह उन्हें खाना भी दे रही है, कपड़ा भी दे रही है, दे तो सब कुछ रही है ना। बिल्कुल। वो बिल्कुल बदहवास हो गई वो महिला जो उस कोठे की मालकिन थी, सोनागाछी की घटना। उसने मुकदमा कायम कराया कि भाई मेरी औरतों को सुरक्षा दो, ये क्या है, ये आदमी तो फांसी लग चढ़े, मगर मेरी औरतों का क्या होगा, ऐसी और दुनिया भर की जो औरतें हैं उनका क्या होगा, इनका क्या दोष है, ये किसी के घर से मर्दों को खींच के ला रही हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं ना, हमारा बाजार तब तक है जब तक लोग यहाँ आ रहे हैं, जिस दिन लोग यहाँ नहीं आएंगे हमारा कोई बाजार नहीं है। हम बर्तन मांजे, कपड़ा धोएं, कुछ भी करें, सही बात है, वो सब करेंगे। खैर उसकी वो हुई, मुकदमा हुआ, वो चलता रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और ये कहा, एक बड़ा ऑर्डर निकाला कि तमाम स्टेट्स को भेजा कि आप सचिवों को, मुख्य सचिवों को, कि अपने अपने यहाँ से 2 सॉलिसिटर जनरल्स भेजें और एक बड़ी मीटिंग होनी है जिसमें तय किया जाएगा कि वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए क्या किया जाए। सभी जगह से आए, आप सोच सकते हैं, आप सॉलिसिटर जनरल आ रहे हैं तो नेचुरली बिल्कुल हुई, बड़ी मैराथन बहस हुई। तय ये हुआ 24 ट्रेड तय किए गए, सिलाई, कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग और ये सब करके 24 ट्रेड हुए कि ये इनमें इनको दी जाएगी। और साथ ही डूडा, सूडा, सिंडिकेट बैंक, ITI, इनको सबको आदेशित किया गया, या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, कि इनको ये ट्रेनिंग आप देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद बैंकों को कहा गया कि आप इनके जब समूह बना लेगा कोई NGO, समूह बनाए जाएंगे और समूह बनाने के बाद आप इनको फंड्स प्रोवाइड कराएंगे और इनका रिहेबिलिटेशन करेंगे। बड़ा प्रोसेस था, हालांकि हमारे लिए कोई बड़ा नहीं था, अगर ये लोग हमारा साथ देते हमारे लिए कतई भी बड़ा नहीं था। ये काम हो गया। होने के बाद में एक दिन हमारे पास फोन आता है, और अभी मुझे उस बच्ची के बारे में नहीं कुछ कहना है क्योंकि वो तो मेरे जैसी बच्ची थी, एक टेम्परेरी वहाँ काम कर रही। उसने कहा मुझे कि मैम मुझे ना उन कुछ महिलाओं का जो आउटडेटेड हो गई हूँ उनका डाटा दे दो और उनकी ट्रेनिंग होनी है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मेरे पास वो ऑर्डर आ चुका है। मैंने दे दिया उन्हें 70 महिलाओं का। उन्होंने फिर उसके बाद कोई जिक्र, मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो बोली नहीं पता नहीं मुझे, तो मैम मैं तो बाहरी हूँ, मैं तो समिता पीते काम कर रही हूँ, मैं नहीं पता मुझे। अच्छा। थोड़े दिन बाद हमने कुछ चिट्ठी पत्री शुरू करी तो हमें पता लगा कि सब जगह पुनर्वास हो चुका है। अच्छा, पेपरों पर, पूरे देश में, कागजों पे। हाँ, पूरे देश में अब कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, सारी महिलाओं का पुनर्वास, हर स्टेट ने लिख के भेजा, हमारे यहाँ पुनर्वास हो गया। मेरे यहाँ की भी 70 महिलाएं गई, 70 महिलाओं का गया, जो डाटा मुझसे लिया, पुनर्वास हो गया जी, खत्म हो गया किस्सा। अब बताइए, और वो इतना मोटा दस्तावेज है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन्स हो, सॉलिसिटर जनरल उसमें इन्वॉल्व हो, वो पूरा इतने बड़े लेवल पे कोई चीज की गई, और हम अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे थे, और उसे कागजों पे निपटा दिया, कागजों पे निपटा दिया। हमसे पूछा तक नहीं गया कि भैया क्या हुआ ये। मैंने कहा भी जगह मैं अपनी दे रही हूँ, मेरे यहाँ 2 यूनिट ट्रेनिंग जी, ये कहीं और नहीं जाएंगी, तुम लोगों से सुनेंगी नहीं, मेरे यहाँ बुलाओ, जो भी तुम्हारे ट्रेनर्स हो लाओ, मास्टर ट्रेनर्स को लाओ। कोई वहां तो होना ही नहीं था ना, कुछ चला गया। कहाँ इच्छा शक्ति, ना सरकार की है ना, अगर सरकार की होती तो वो अपने जो नीचे के अधीनस्थ थे उनको टाइट करती। मगर देखो कड़वी सच्चाई तो ये है, सरकार कुछ भी नहीं है, केवल सब ब्यूरोक्रेट्स है। जो ब्यूरोक्रेट्स करता है वो सरकार करती है। सरकार को खुद ही नहीं पता, एक 6ठी क्लास पास को आप विधायक और सांसद बना के भेज देते, उसे कुछ पता है क्या? तो वो कैसे कर पाते? सरकार करेगी वो जो ऊपर बैठे हैं, जो हाई फाई पढ़े हुए हैं, सब चीजें आए हैं, तो वो करें, लेकिन उनकी मंशा नहीं। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।